हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस जरूर देख रहे होंगे और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा था, क्लास 12 की फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं जो कि इस वीडियो के लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, सभी वीडियो जाके देख लें। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है पिछले वीडियोस का, उसमें जाके वो देख लें। तो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आने वाला, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम। तो चलते हैं भाई आज के अपने इस टॉपिक पर। गॉस की प्रमेय आज का हमारा टॉपिक है, गॉस की प्रमेय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यानी कि गॉसेस थ्योरम। गॉस की प्रमेय। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना है, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ठीक है, कि कहानी क्या थी, एक्चुअल में कहानी की शुरुआत कहां से थी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत हुई थी वैद्युत फ्लक्स से। वैद्युत फ्लक्स से, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, सारी जड़ यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इस तक पहुंचने के लिए पहले में इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो पहले इसको भी ध्यान कर लें थोड़ा सा कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके जरूर देखें, मस्ट वॉच वीडियो है इसको ध्यान से समझने के लिए। आज मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ कि जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फाई ई होता है वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहां पे हमारे पास वेक्टर ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, और जो ए होता है वो होता है क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट, हमने बहुत बार पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में कि अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसके साथ क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं भाई, थोड़ा सीन समझते हैं कि हमारे पास एक ये सरफेस है। ठीक है, ठीक, इस सरफेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, यानी कि जो एरिया वेक्टर ए है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक, और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेक्टर ई होगी, वेक्टर ई की डायरेक्शन में क्या होगी, यहाँ पे बाहर की तरफ होगी। तो पहले बात करते हैं सिर्फ एरिया वेक्टर की। अगर कोई भी हमारे पास सरफेस है, कोई भी पृष्ठ है, कोई भी समतल है, तो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ होता है। इस बात को भी हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे इस पूरे सरफेस से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा ये फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट वेक्टर ए, ये कंडीशन नंबर इस पे है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी। लेकिन कंडीशन दूसरी है हमारे पास कि अगर इसी सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, लेकिन अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रही हो। ठीक है, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये है किसकी डायरेक्शन, वेक्टर ए यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बन रहा है कि एंगल बन रहा है थीटा। इस कंडीशन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ये वाला होगा ब्रदर, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कॉस थीटा वाला। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं कि अगर कहीं पर भी हमारे पास
एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे अगर हमने स्मॉल एरिया सेगमेंट ले लिया, मतलब हम इतने एरिया की बात कर रहे हैं, थोड़े से एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास एरिया अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एरिया का नाम दिया जाएगा DA, ठीक है। छोटा सा अगर हमारे पास सरफेस है, थोड़ा सा सरफेस काट लिया गया, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो होगी हमारे पास क्षेत्रफल वेक्टर की, एरिया वेक्टर की, उसमें हम D लगा देंगे, D वेक्टर A बोल देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फाई ई होगा उसको बोलेंगे हम D फाई ई, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा एरिया लिया है तो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, तो D फाई इज इक्वल टू बोलेंगे हम लोग E डॉट DA, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे देंगे इसको। अगर इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा हो, इन दोनों का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब भी ये करेंगे D फाई इज इक्वल्स टू E DA cos थीटा कर लेंगे। ये तब के लिए है जब हमने स्मॉल एरिया सेगमेंट लिया है, तब के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसका किसका प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, और हमारे पास जो एरिया है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इट मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। अगर हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अब देखो मैं इसको डीपली नहीं बताऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डीपली अगर वीडियोस देखनी है तो मैं बार बार बता रहा हूं कि इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। अब वापस चलते हैं भाई, ठीक है। अब फ्लैशबैक समझ में आ गया कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है, क्या जड़ थी कहानी की। तो अब आगे चलते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय के पास, ठीक है, कि गॉस की प्रमेय, अब इसको समझते हैं भाई, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय से भी हमको वैद्युत फ्लक्स ही मिलता है, गॉस की प्रमेय से भी हमको क्या मिलता है, वैद्युत फ्लक्स ही मिलता है। अभी जब हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा वो हमने पढ़ा था बाय डेफिनेशन, लेकिन गॉस नाम के एक चाचा थे, उन्होंने अपना एक नियम दे दिया कि भैया वैद्युत फ्लक्स ऐसा नहीं, वैद्युत फ्लक्स ऐसा भी हो सकता है, तो कैसा होता है वो देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर या अंदर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये इन्होंने बताया, गॉस ने बताया कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो किसी पृष्ठ के अंदर, किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उस चार्ज का कितने टाइम होगा, 1/ε0 टाइम होगा। इनके अकॉर्डिंग क्या आया, फाई ई इज इक्वल्स टू Q इंटू 1/ε0 या Q अपॉन ε0, ठीक है। और हमें फाई ई पढ़ चुके हैं, बाय डेफिनेशन क्या होता है बेटा, वेक्टर E डॉट वेक्टर E, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया, इसका अगर हमें स्मॉल एरिया सेगमेंट है तो D लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रल करना पड़ेगा पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स जानने के लिए, और यहाँ पे गोला मार देना है। एक गोला बताता है भैया ये पूरा एक बंद पृष्ठ था, पूरे पृष्ठ के लिए था और कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सरफेस। क्या लिख देते हैं, सरफेस। कि टोटल सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो लिखे हैं Q अपॉन ε0
और ये इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए वो किसके लिखे हैं, गॉस थ्योरम के लिखे हैं। गॉस थ्योरम से पता क्या करना है हमको, फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, ये हमको बताया गॉस ने। ठीक है, गॉस ने क्या बताया भैया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी कि टोटल फ्लक्स, क्या बोलेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से हैं वो क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज Q present inside the surface, present inside the surface। ये होगी हमारे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए डेफिनेशन। ठीक है, कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो क्या होता है, इज 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज Q present inside the surface। उसी से भी यही फॉर्मूला आएगा कि phi is equal to Q/ε0। ये किसने बताया हमको, गॉस ने बताया। तो स्टूडेंट्स हो गई ये हमारे गॉस की प्रमेय। अब आगे चलते हैं हम लोग, गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना है, डिराइव करना है कि भैया प्रूफ क्या है इसका, कि यही आएगा। तो प्रूफ करके देख लें, यानी कि उत्पत्ति करके देखते हैं इसकी कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक, तो जब तक मैं ये टॉपिक इरेज कर रहा हूं तब तक आप लोग क्या करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर भूल गए सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे। और हाँ, मेन बात, अपनी लोकेशन कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलें कि हम ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। थोड़ा मोरल हाई होता है कि हमारी रीच कहां तक पहुंच गई है। ठीक, अब चलते हैं भाई इसके प्रूफ की तरफ। ठीक है, कि इसका प्रूफ क्या है, हमें से प्रूफ करना है। तो अभी भी क्या बताया गया है, किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित जो आवेश होता है, जो कुल आवेश होता है, ठीक है, उसका 1/ε0 कौन होता है, वैद्युत फ्लक्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके सेंटर पे क्या है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज रखा है। इस चार्ज को किसी भी एक पृष्ठ में क्या कर रखा है, परिबद्ध कर रखा है, घेर रखा है, बाउंड कर रखा है। ठीक है, बट एक शर्त है बेटा, इसको वृत्त मत मान बैठना कि भाई ये सर्कल नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे पास सरफेस होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल लाइक स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, यानी कि घन होगा, बेलन होगा या गोला होगा। इसको वृत्त नहीं मानेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं मानेंगे, और ना ही हम इसको रेक्टेंगल मानेंगे। ठीक है, तो चार्ज को परिबद्ध करने वाला जो हमारे पास सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल, मतलब कि एक गोला है। ठीक, अब अगर गोला है तो रेडियस भी होगी, तो मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, r है। अब इसमें ये जो है ये पूरा इसका सरफेस है, सरफेस एरिया है ये पूरा सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इस पूरे सरफेस एरिया को छोटे छोटे सरफेस एरिया में डिवाइड करना है। कि मान लिया जाए यहाँ पे इसका इतना एरिया है, फिर यहाँ पे इतना एरिया, मतलब छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना है, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे एरिया से, स्मॉल एरिया से मिलकर बना है, स्मॉल एरिया सेगमेंट, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ब्रदर कि हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट मान लें, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे हमने स्मॉल एरिया सेगमेंट मान लिया है। इस एरिया सेगमेंट में जो डायरेक्शन होगी हमारे पास एरिया वेक्टर की, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो कहाँ पे होगी। तो क्षेत्रफल वेक्टर जब मैंने पढ़ा था, कोई भी सरफेस हो बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ होगी। क्योंकि हमारे पास स्मॉल एरिया है इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ मानेंगे DA। अगर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है तो इसी पॉइंट P पर, क्योंकि ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, प्लस Q चार्ज रखा है, तो इसी पॉइंट P पर इस प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी दिशा किस तरफ होगी, वो भी बेटा रेडियली आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ होगी। ठीक, तो इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे होगी, E होगी। वो कहीं भी निकालें, हमने यहाँ पे बोला हम यहाँ भी निकालते, इस पॉइंट यहाँ भी पॉइंट पे ले लेते, इस पॉइंट पे अगर निकालते, ठीक है, यहाँ भी रेडियस आर होती, यहाँ भी रेडियस आर होती, यहाँ भी रेडियस, हर जगह रेडियस इक्वल है। और यहाँ पे अगर हम निकालते तब भी वेक्टर DA कहाँ पे होता, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होती, बाहर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, हर तरफ यही होता। इससे ये पता चलता है
कि भैया ई और डी ए दोनों ही कहां पर है, बाहर की तरफ है किसी भी पृष्ठ पर, ठीक। और ये जो पृष्ठ है इसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, हम ए बोल सकते हैं इसको गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है भाई, नया टर्म आ गया, तो भाई आवेश को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ होगा वही होता है गॉसियन पृष्ठ। अब इसकी आकृति या आकार गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है और घन के आकार का भी हो सकता है, आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस शर्त ये है कि अपने चारों तरफ से उसने किसको बाउंड कर रखा हो, चार्ज को, उसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज कैसा हो, निहित हो, समाहित हो, ये होता है गॉसियन पृष्ठ, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है इसके सेंटर के ऊपर और इस पॉइंट पी पर एरिया वेक्टर जो है डी है वो भी बाहर है और ई भी बाहर है, तो यहाँ पर पॉइंट पी पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी कि बिंदु पी पर, किस पर बेटा, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी हमने डिराइव किया है, इसकी भी लिंक वीडियो में पड़ी है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। ये हो गई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P। ये हो गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं बिंदु P पर ही, यानी कि जो स्मॉल एरिया सेगमेंट है, यानी कि DA पर या DA से, जो भी बोलना है, ठीक है, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो क्या हो बेटा, अगर DA से है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, d phi E = वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब मैंने बोला डॉट मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर E, यानी कि E DA cos थीटा, क्योंकि जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहां पे हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, cos थीटा वाला, ठीक है। जो थीटा है वो किसके किसके बीच बना कोण है, अभी मैंने बताया कि वो E और DA के बीच बना कोण है, अर्थात अब यहाँ पे समझो कि जो E और DA हैं क्या कोई भी एंगल बना रहे हैं, भैया दोनों ही एक ही दिशा में हैं, कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, थीटा = 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जहां थीटा वेक्टर E व वेक्टर DA, वेक्टर DA क्या है, एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्र नहीं है, सरफेस नहीं है, पृष्ठ नहीं है, वेक्टर E और DA के बीच बना कोण है, के बीच बना कोण है। चूंकि E व DA त्रिज्यता बाहर की ओर है, त्रिज्यता बाहर की ओर है, अतः थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगर थीटा बराबर 0 है तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, यानी कि जो d phi E है वो कितना निकल के आएगा, केवल आएगा EDA, कितना आएगा, EDA, क्योंकि cos 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो हो गया थोड़े से पृष्ठ की बात हो गई, इतने से जरा से पृष्ठ की बात हो गई कि जरा से पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स था वो भी जरा सा था, इसलिए यहाँ पे बोला गया d phi = EDA। अब आगे बात करते हैं ब्रदर, ठीक, क्योंकि हमें थोड़े से पृष्ठ से थोड़ा ना काम चलने वाला है, हमें तो पूरे पृष्ठ की बात करनी है, ठीक। तो हम क्या करें, हम करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, किससे करेंगे भाई, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है तो भाई वो तो पूरा का पूरा phi E होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा phi E = इंटीग्रेशन वेक्टर E DA, यानी कि EDA होगा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे सरफेस लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, प्रॉब्लम ये पूरे सरफेस के लिए है, क्योंकि वेक्टर जो E होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसका इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परिमाण समान होता है, हर जगह जो E होगा वो कैसा होगा, नियत होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन के कहां पे आ जाती है, बाहर आ जाती है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा E इंटीग्रेशन DA, ठीक। अब हमें ये बताओ बेटा कि जो DA था वो स्मॉल सरफेस था, छोटा एरिया सेगमेंट था,
पूरे के लिए पूरे का सरफेस कितना होगा, ए होगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ का जो एरिया था वो ए ही है, अर्थात इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ई ए, क्योंकि इंटीग्रेशन शो करता है पूरे पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पे हो गया ई ए। अब एक बात बताते हैं भाई, हमारे पास मिल गया फाइव ई इज इक्वल्स टू ई ए। अभी हमने ई का मान निकाल रखा था, ये हमारे पास ई का मान रखा है, ठीक है, ई का मान ये रखा है, और जो ए है वो एरिया सरफेस, और सरफेस हमारा कैसा था, गोलाकार था, तो जो एरिया सरफेस है वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के, और ई की वैल्यू ये रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो लिख देना है इसको हमें कि भाई ई की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इनटू जो ए की वैल्यू है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख लो ब्रदर क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा देख लो, ये तो सब डेढ़ हो गए, खत्म काम। तो फाई इज इक्वल्स टू फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गॉस की प्रमेय है। यही तो बताया था गॉस चाचा ने हमको कि भैया गॉस की प्रमेय ये होती है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश क्यू का कितने गुना होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, ठीक है। तो ये हो गई गॉस की प्रमेय। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। हाँ, फिर से एक बात कि जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन जरूर डालना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए राधे राधे, थैंक यू।